नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड पर ग्रामर के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या टेंसेस को समझने से पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और जिनके बारे में मैंने पिछले 3 वीडियोस में बात करी है। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके अलावा अगर आप प्ले लिस्ट ग्रामर वाली सर्च करेंगे तो वहां पर ये वीडियोज अवेलेबल हैं। ये जरूरी है कि टेंसेज की तरफ जाने से पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये मैं यहाँ रिकमेंड करता हूँ कि आप वो 3 वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको उन कॉन्सेप्ट्स की पूरी तरह से क्लैरिटी हो, ताकि आप टेंसेज को अच्छे से समझ सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में जब भी हम बोलते हैं, कोई काम करते हैं, किसी के साथ कोई बात करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, सोचते हैं या किसी के साथ हम रूबरू होते हैं तो वहां पर ये टेंस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी रोज बोली जाने वाली इंग्लिश का लगभग 50% जो स्पीकिंग है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। पहली बात तो ये हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मास्टरी कर लेते हैं तो आपको आधी अंग्रेजी आ जाती है। लेकिन समस्या ये है कि जितने भी टेंसेज हैं उन सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें सबसे ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस है। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा मुश्किल अगर बात की जाए टेंसेज में तो यही टेंस है। एक तो ये यूज सबसे ज्यादा होता है और दूसरा इसको समझना भी उतना ही मुश्किल है। इसीलिए बहुत सारे लोग इंग्लिश में गलती कर जाते हैं जब वो स्पीकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है और वो करते भी हैं और उसमें वो गलती कर जाते हैं, तो उनकी स्पीकिंग इंग्लिश में से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गलत हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, कैसे हम सेंटेंसेस की पहचान करेंगे, कैसे हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेंस क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि टेंस जो है वो समय को दिखाता है और समय का पता चलता है हमें वर्ब से, कि वर्ब जो है वो हमें बताती है, उसकी बेसिकली ग्रामेटिकल फॉर्म हमें बताती है कि कौन सा टेंस है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो टेंसेस के 3 पार्ट्स हैं, हम 3 में उसको देखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हर एक जो टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, चाहे वो पास्ट टेंस है, चाहे वो फ्यूचर टेंस है, उन टेंसेस को हम 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, जो इंडेफिनिट टेंस है उसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसी तरीके से पास्ट के लिए भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये जो यहाँ पे ब्लू कलर में है ये सबके साथ जुड़ेंगे, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी। तो इस तरीके से मिला जुलाकर टोटल मेन टेंसेस की अगर हम बात करें तो हम उन्हें 12 में डिवाइड कर सकते हैं, 12 में। तो सबसे पहली बात, जो हमारा पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस का मतलब है, सिंपल टेंस का मतलब है कि व्हेन एवर एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, कि कोई चीज एक हो रही है या कोई चीज रेगुलरली होती है। ये तो हो गया उसका अंग्रेजी में समझने का तरीका। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज कंफ्यूजिंग लगती है और डायरेक्ट मेथड में इसी तरीके से सिखाया जाता है। लेकिन जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसमें हमें हर एक टेंस में ये देखना पड़ता है कि उस टेंस में एंड में क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम हिंदी के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, और ये याद रखिएगा ये हिंदी तक ही सीमित है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमने ये देखना होता है कि सेंटेंस एंड कैसे कर रहा है, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखने के लिए कि हम उसका एंड देखें कि सेंटेंस एंड में कैसे है। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट टेंस है तो है होना चाहिए इसमें, ठीक है, ही, हूं होना चाहिए। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, आपको देखना है कि है, हैं, हूं, हो, ये तो प्रेजेंट से लग गया पता। इनडेफिनिट कब होगा? जब इसके पीछे ता, ती, ते लगा हुआ है। जैसे ता है, ती है, लड़की है तो ती आएगा, ज्यादा है तो ते आएगा, खुद के लिए है, मैं खाता हूं तो ता हूं आएगा, ती हूं आएगा, लड़की है तो, ज्यादा हो जैसे तुम कहाँ रहते हो तो उसमें ते हो आएगा। तो ये जो चीज है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। प्रेजेंट का पता आपको चल जाएगा है से, हो से, हूं से कि ये प्रेजेंट है। लेकिन
इनडेफिनेट है ये पता कैसे चलेगा, ये सेंटेंस के बीच में आपको कहीं नहीं पता चलेगा। सब्जेक्ट से आपको पता नहीं चलेगा, वर्ब से आपको हिंदी में पता नहीं चलेगा, एंड कैसे कर रहा है सेंटेंस वहां से पता चलेगा। तो जिन सेंटेंसेस का एंड ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, इससे होता है। एग्जाम्पल करके देखते हैं जैसे कि मैं अपना पाठ याद करता हूं। अब ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं है, इसको देखने के लिए हमें उसके एंड को देखना पड़ेगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हिंदी के सेंटेंसेस में हम हमेशा एंड को देखकर ही आइडिया लगाते हैं। इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम वर्ब को देखकर पता लगाते हैं कि कौन सा टेंस है। हिंदी के सेंटेंसेस में हम किसी भी सेंटेंस के एंड से पता करते हैं कि वो कौन सा टेंस है। तो यहां हम देखते हैं कि ता हूं, अब ये कर हो सकता है, पीछे यहां पे कोई भी वर्ब हो सकती है, ये करना के लिए है, डू के लिए है। तो ता हूं, तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि वह स्कूल जाता है, अब जाना वर्ब हो गया यहां पे, लेकिन वर्ब का कौन सा रूप आया है, ता है। जब ता है के रूप में आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरीके से तुम एक पत्र लिखते हो, ते हो, तो ये कौन सा टेंस हो गया, लिखना क्या है, यहाँ पे वर्ब है। लिखने से पता नहीं चल रहा है कि लिखना वर्ब है, लेकिन लिखना वर्ब एज सच अपने आप में लिखना नहीं वर्ड आया है, या कहीं जाना वर्ड नहीं आया है, या कहीं करना वर्ड नहीं आया है। करना का करता रूप आया है, जाना का जाता रूप आया है, और लिखने का लिखते रूप आया है। तो ऐसे में एंड से हमें पता चल रहा है कि ता हूं, ता है, ते हो। इस तरीके से जब कोई भी सेंटेंस एंड हो रहा है हिंदी में, कितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करता है, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, है ना, कैसा भी सेंटेंस हो, अगर वो ता है इस तरीके से एंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज में मार खाते हैं, और इसके अलावा जो पहचानने के बाद जो दिक्कत आती है वो है उसके साथ वर्ब को अप्लाई करने की, वो भी सीखेंगे। लेकिन यहाँ वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से समझिए कि क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है कि हिंदी के सेंटेंसेस किस तरीके से एंड करेंगे तो कौन सा टेंस होगा। जी हाँ, ये ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हूं, ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है उसके हिसाब से, लेकिन एंड हमेशा इन्हीं चीजों के साथ होगा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, पहचान लिया आपने एक बार सेंटेंस, तो फिर अब बात आती है कि अब उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंसेस के तीन रूप रहेंगे, या तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा या सिंपल होगा, या सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा, या सेंटेंस आपका जो है वो इंटेरोगेटिव होगा। तो तीनों में ही जो है उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस, जो तो ना तो जिसमें ना तो इनकार किया गया है, नो वर्ड यूज नहीं होगा, नॉट नहीं यूज होगा, और वहां कोई क्वेश्चन भी नहीं है, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। तो यहां आपको यह देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब सब्जेक्ट के साथ, देखिए सब्जेक्ट को सीखने के लिए चैनल पर ऑलरेडी वीडियो एक अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये टेंस आपको पूरी तरह से कभी भी समझ में नहीं आएगा। सो ये आपको बिल्कुल रिकमेंडेड है कि आप पहले वो वाला वीडियो पूरी तरह से देखिए, ताकि आपको सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी हो। उस वीडियो को आप जो है वो यहाँ क्लिक करके भी उसको चेक कर सकते हैं, और लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के, उस वीडियो में मैंने ये क्लियर किया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं जैसे कि ही, शी, इट, एनी सिंगल नाउन, कोई भी सिंगल नेम है, सिंगल नाउन है, उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। दिस, दैट हो गया, कुछ भी हो गया, इट हो गया, ही हो गया, शी हो गया, कोई एक नाम हो गया, राम, मोहन, सीता, कोई एक नाम हो गया, उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। अब जितने भी आपके जो वहां हमने करे थे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, जो हमने बात करी थी वहां पे, उनमें हम ये देखते हैं कि जो ही, शी, इट को छोड़कर बाकी जितने भी हैं उन सब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो आएगी। जो पर्सन्स वाला वीडियो किया था, मैं फर्स्ट पर्सन वीडियो की बात कर रहा हूँ, जो पर्सन्स वाला वीडियो हमने किया था उसमें डिटेल में ये चीज बताई थी, तो उसको समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ेंगे, ही, शी, इट को छोड़ेंगे या किसी सिंगल नाम को छोड़ेंगे, बाकी सबके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सब कौन कौन आ गए इसमें, आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, दोज आ गया, दीज आ गया, वो सारे के सारे जो प्लूरल हैं वो आ गए।
कई सारे नाम आ गए, या प्लूरल में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे उसमें आ गए। सबके साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन जहां पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आएगा, मतलब ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, या कोई सिंगल नाम आएगा, दिस आएगा, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाकर हम उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। याद रखिएगा, कुछ वर्ब्स के साथ एस आता है, कुछ वर्ब्स के साथ ई एस आता है। ये आपको वर्ब को याद करना पड़ता है कि किसके साथ एस आएगा, किसके साथ ई एस आएगा। जैसे लुक के साथ एस आता है तो लुक्स बनता है, गो के साथ ई एस आता है तो गोज बनता है। डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर। अब जब ही आएगा, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, दिस आएगा, या कोई सिंगल सब्जेक्ट आएगा, थर्ड पर्सन में सिंगल आएगा, तब हम उसमें वर्ब की पहली फॉर्म में लगाएंगे, लेकिन उसके साथ एस या ई एस लगा देंगे। ये गलती बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि आपकी वर्ब आपके सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करती है, जिसकी वजह से सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है और उसे हमें किस तरीके से समझना होता है, क्या करना होता है, उसके लिए वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखिए उसको। मैंने उसमें वीडियोज में भी ये बात क्लियर करी है कि आगे बढ़ने से पहले, टेंसेस को सीखने से पहले आपको उन वीडियोज को देखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, तभी आप इनको समझ पाएंगे। तो याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी आपको बता सकता है कि वर्ब की पहली फॉर्म का यूज होता है, ठीक है भाई, होता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं होता। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है और यही सबसे बड़ी गलती जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं। तो यहां क्या आएगा? जब ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, राम, मोहन, सीता, कोई सिंगल नाम आएगा, अमनदीप आएगा, जब कोई सिंगल नाम आएगा तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, लेकिन अकेले नहीं आएगी, साथ में एस या ई एस लगाकर आएगी। तो ये रूल है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैंने पहले इस वीडियो में कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है और सबसे ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस भी इसी के हैं और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी यही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर तो जैसे दे है, अब वर्ब क्या, सॉरी सब्जेक्ट क्या आ गया आपका? दे क्या है? थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, दे गो टू स्कूल एवरी डे। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दे गो टू स्कूल एवरी डे, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो आएगा ही आएगा, चाहे वो थर्ड पर्सन में, चाहे सेकंड पर्सन में, चाहे फर्स्ट पर्सन में। एक ही प्रॉब्लम है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर की। जैसे कि यहां आ गया ही ड्रिंक्स वाटर। अब ही क्या है? ही थर्ड पर्सन है। देखिए, छोटे सेंटेंसेस में आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब ये चीजें कॉम्प्लेक्स तरीके से आएंगी आगे चल के तो दिक्कत हो सकती है। कई बार सब्जेक्ट ही बहुत उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सब्जेक्ट को समझना भी आसान, वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे सब्जेक्ट भी अलग अलग तरह के रहते हैं, तो वहां दिक्कतें आती हैं। अब ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अब ये सिंगुलर होने की वजह से ड्रिंक नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लिखेंगे ही ड्रिंक वाटर, गलत हो गया, ग्रामेटिकली गलत हो गया, ग्रामर गलत हो गया, मतलब सेंटेंस गलत हो गया, पूरा सेंटेंस गलत है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही गलत है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही नहीं है। सो ही ड्रिंक वाटर नहीं आएगा, ही ड्रिंक्स वाटर। वर्ब की पहली फॉर्म ही आई, लेकिन साथ में क्या लेकर आई? एस लेकर आई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, यू लाइक टी। यू सेकंड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके साथ तो वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी। तो क्या आएगा? यू के साथ लाइक। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि आपने सब्जेक्ट देखा क्या है और उसके हिसाब से वर्ब सप्लाई कर दिया। याद रखिए, सेंटेंस वही है, वह जाता है, दे गो टू स्कूल एवरीडे, वो रोज स्कूल जाते हैं। ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है। यू लाइक टी, तुम चाय पसंद करते हो। अब है तो बात सब जगह वर्ब आ रही है, लेकिन वो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करके आनी चाहिए, ये जरूरी है। ऐसे ही जब कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव में इस पर्टिकुलर टेंस में नेगेटिव में थोड़ी और समस्या आ जाती है। यहां सीधा नॉट लगाने से काम नहीं चलता, तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे टेंसेस में तो सिंपल रहता है, जैसे इज आ गया तो इज के साथ नॉट लगा देंगे, वॉज है तो वॉज के साथ हैज है तो हैज के साथ नॉट लगा देंगे। इस टेंस में थोड़ी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस है। यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म नहीं आती अकेले में। जब सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब उसमें कोई इनकार है, नो है, नहीं वाला वर्ड यूज हुआ है, तब आपने डू नॉट और डज नॉट में से एक यूज करना है। और जब आपने डू नॉट और डज नॉट यूज करना है तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। अब उसके पीछे भी रूल है कि डू नॉट कहां यूज करना है भाई और डज नॉट कहां यूज करना है, ये भी देखना पड़ेगा। अब इसके पीछे रूल क्या है कि जहां जहां पर हमारा एस या ई एस लगता था उनके साथ तो आएगा डज नॉट, और जहां पर एस या ई एस नहीं लगता था उनके साथ आएगा डू नॉट। बहुत सिंपल है। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या हो गया? आई और वी के साथ क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू नॉट आएगा। यू के साथ क्या आएगा? सेकंड पर्सन में डू नॉट आएगा। ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ क्या आएगा? डज नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम एस या ई एस लगाते थे। और दे जो बच गया, दीज बच गया,
दोज बच गया, उनके साथ क्या आएगा, डू नॉट आएगा, क्योंकि उनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती थी। तो एक तो ये आइडिया याद रखने के लिए कि डू नॉट और डज नॉट यूज होगा। तो डू नॉट कहाँ यूज होगा, कि जिनके साथ तो भाई वर्ब की सिंपल फॉर्म आती थी उनके साथ डू नॉट आ जाएगा, जिनके साथ एस एस लगता था उनके साथ डज नॉट आ जाएगा। अब ये भी कह सकते हैं कि ईएस लग गया भाई, अब तो पहले लग गया डू के साथ, तो इसलिए जहां जहां लगता था एस या ईएस वहां लगा दिया हमने। तो उनके साथ क्या आ गया, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और दिस के साथ या किसी सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल, चाहे डू नॉट यूज हो चाहे डज नॉट यूज हो, दोनों ही केसेस में, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब केसेस में वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, कहीं भी एस या ईएस नहीं है। कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेज में हमें ये एस या ईएस वर्ब के साथ देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेज में या सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेज में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें एस या ईएस देखने को मिलता है, वो यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेज में वर्ब के साथ कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी पार्ट है। अगर आपने डज नॉट लगाया है तब भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अगर आपने डू नॉट लगाया है तब भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी। ये नहीं कि ही यूज किया और साथ में डज लगा दिया और साथ में वर्ब के साथ भी पहली फॉर्म लगा दी। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे दे डू नॉट गो टू स्कूल एवरीडे। अब दे है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, तो उसके साथ डू नॉट लगाएंगे, और जब आपने डू नॉट लगा ही दिया तो यहाँ गो आएगा, कोई ऐसे यस नहीं आएगा। जैसे ही डज नॉट ड्रिंक वाटर, अब ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ही के साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा। जब आपने डज नॉट लगा दिया तो ड्रिंक जो है वो ड्रिंक्स नहीं बनेगा, जैसा कि पिछले अफर्मेटिव सेंटेंस में बना था, उसमें क्या हुआ था, ड्रिंक्स आया था, ही के साथ ड्रिंक्स था। लेकिन क्योंकि अब हमने यहाँ पे डज नॉट लगाया है और क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। इसी तरीके से यू डू नॉट लाइक टी, अब यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के साथ डू नॉट लगेगा, और जब डू नॉट लगे, डज नॉट लगे, सबसे साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, तो लाइक लिख दिया आपने, यू डू नॉट लाइक टी। सो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेज में थोड़ी सी और दुविधा आ जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज मुश्किल हैं इस टेंस के, नो डाउट, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेज में थोड़ी और कॉम्प्लिकेशन जुड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ डू नॉट डज नॉट आ जाते हैं और साथ में क्या आ जाता है, ऐसे एस नहीं लगेगा भाई, एक नया रूल जो है वो बीच में ऐड हो जाता है। अब नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है जो क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है तो ऑब्वियस बात है, किसी भी तरह का टेंस हो हमारा, जितने भी टेंसेस हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, किसी भी तरह का टेंस हो हमारा, उन टेंसेस में अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्टिंग में आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, किसी भी तरह का टेंस हो जाए वो हेल्पिंग वर्ब जो है या ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, या मॉडल जो है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा, तभी वो क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आएगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हमेशा दो तरह के होते हैं। ये वीडियो में यहाँ पे आपको पावर पॉइंट पे नहीं मिलेगा, लेकिन दो तरह के होते हैं। एक ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। डू यू लाइक टी, यस। डू यू वांट टू गो टू दिल्ली, यस। डू यू हैव अ पेन, नो। ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। ऐसे प्रश्न जनरली, ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जवाब आपको एक्सप्लेनेशन में देना पड़ेगा। ठीक है, वेयर डू यू लिव, आप यस या नो नहीं कर सकते, कहाँ रहते हो। ठीक है, हाउ डू यू गो टू योर कॉलेज, कैसे जाते हो। ठीक है, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, कल रात को क्या खाया। अब इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, इसका आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड्स के साथ शुरू होते हैं, और क्वेश्चन वर्ड जो डब्ल्यू और एच के साथ शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ही, सॉरी व्हाई, हु, हुम, हाउ, ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। तो दोनों ही टाइप से हम करके देखेंगे कि जो डू और डज है, जो हेल्पिंग वर्ब है, दैट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब क्योंकि डू और डज लग गया है तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, ये चाहे किसी भी तरह का हो। डू और डज कैसे आएगा, जिनके साथ हम डज नॉट लगाते थे या जिनके साथ हम एस या ईएस लगाते थे, कौन कौन से, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले, उनके साथ हम डज लगाएंगे, बाकी के साथ हम डू लगाएंगे। रूल वही रहेगा जो मैंने अभी अभी आपको पिछले इसी कुछ मिनटों में आपको समझाया, रूल वही रहेगा। तो यूज आपको क्या करना है, डू या डज करना है, लेकिन वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में करना है। डू कहां यूज करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के बाकी सबके साथ डू यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, दिस या सिंगल नाम को लेकर आपने डज यूज करना है, और सबके साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म ही लगानी है। कोई भी एस या ईएस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। एस या ईएस कहां लगेगा, सिर्फ वो लगेगा सिंपल पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं होता और जिसमें कोई इनकार भी नहीं किया होता।
तो यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि डू दे गो टू स्कूल एवरी डे। अब क्या है, क्वेश्चन है, क्या आप रोज स्कूल जाते हैं? तो आपको क्या करना पड़ा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब डू आएगा या डज आएगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ढूंढना आना चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, दे है। अगर सब्जेक्ट दे है तो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, डू आएगा। डू दे गो टू स्कूल एवरी डे। और यहां यह भी ध्यान रखना है कि क्या अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, किसी भी तरह का इंटेरोगेटिव है, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा, ये ध्यान रखना है, अदरवाइज वो सेंटेंस फिर गलत है। डज ही ड्रिंक वाटर। अब डज लगाया है हमने, डज क्यों लगाया भाई? डज इसीलिए लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है और ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज आएगा। और फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, कोई ऐसे आई एस यहाँ पे नहीं आएगा, जैसे ऊपर गो आई थी। डू यू लाइक टी, ठीक है, तो यू है सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या आएगा, डू आएगा। तो इस तरीके से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए डू डज का यूज जो है वो स्टार्टिंग में करना है। बल्कि मैं आपको यहाँ एक टिप दे दूं कि किसी भी टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को जो है वो लेकर आना होता है, तभी वो क्वेश्चन होता है, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा इसका जो अगर सिमेट्री देखें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या उसका सिंटेक्स जिसे हम कह सकते हैं हम इस चीज को, कि उसका सिंटेक्स जो है वो कैसा होता है। सिंटेक्स मतलब कौन सी चीज पहले आएगी और उसके बाद कौन सी चीज आएगी। इसी से हमारा अगर सिंटेक्स सही नहीं होगा तो उसका या तो मीनिंग बदल जाएगा या वो मीनिंगलेस हो जाएगा। उस सेंटेंस का अगर कोई वर्ड्स अलग अलग तरीके से आ रहे हैं लाइन में, और अगर वो मीनिंग ही जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हिंदी का सिंटेक्स जो है वो इंग्लिश के सिंटेक्स से अलग होता है। जैसे मैं चाय पीता हूं, तो उसमें मैं आता है पहले आई, उसके बाद चाय आता है, फिर पीने की बात होती है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, पहले मैं आता है, फिर ड्रिंक आता है, फिर चाय लास्ट में चली जाती है। तो ये जो इसे हम सिंटेक्स कहते हैं, तो ये जो सिंटेक्स है ये सही होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल में तो आपको सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और उसके साथ एस या ईएस नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट तो ऐसे ईएस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो ये जो आपका सिंटेक्स है, फॉर्मेट है, इस तरीके से आपका कुछ बनेगा। तो जैसे यू लाइक टी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी लाइक। अब यू के साथ क्या लगेगा, लाइक, तो लाइक लिख दिया आगे, ऑब्जेक्ट क्या है, टी है। जैसे ही लाइक्स टी, अब ही आया सब्जेक्ट, तो लाइक नहीं रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री करना पड़ेगा और एग्री करने के लिए उसके साथ एस लगाना पड़ेगा। तो ही लाइक्स टी एंड दे लाइक टी, राइट। तो इस तरीके से आपका जो सिंटेक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा और सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये छोटे सेंटेंसेस हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन आगे चल के हम इसी वीडियो में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी देखेंगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जो नेगेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने पीछे सीखा कि डू नॉट और डज नॉट लगता है, तो वैसे लगाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, उसके बाद डू नॉट और डज नॉट में से एक ही आएगा। जिनके साथ डज लगता है वहां डज नॉट आएगा, जिनके साथ डू लगता है उनके साथ डू नॉट आ जाएगा। अब क्योंकि डू नॉट और डज नॉट के केस में वर्ब की पहली फॉर्म आती है, इसमें एस या ईएस का झंझट खत्म हो जाता है, हमने सीखा, तो नहीं लगाएंगे कुछ भी, और वर्ब की पहली फॉर्म लिखेंगे, बाकी जो बचता है ऑब्जेक्ट वो लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यू डू नॉट लाइक टी, अब यू है तो यू के साथ डू नॉट आएगा और वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी। इसी तरीके से ही डज नॉट लाइक टी, अब क्योंकि ही है तो उसके साथ डज नॉट आएगा और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, यहाँ से इसका कोई झंझट नहीं है। दे डू नॉट लाइक टी, तो यहाँ भी दे है तो दे के कारण वहां पे डू आएगा। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस का जो सिंटेक्स है उसको आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों तरह से हम सीखेंगे। अगर तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस है, तो क्योंकि क्वेश्चन है, क्योंकि इंटेरोगेशन है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज में से एक आएगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा और हमारे यहाँ पर दो ही हेल्पिंग वर्ब है, या डू है या डज है, दोनों में से एक आएगा। किसके हिसाब से आएगा, अगेन सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो डज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आएगा, या बाकी है तो डू आएगा। तो अगर नॉट है उसके बाद, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख रखा है कि कई बार होता है कि नेगेटिव भी होता है ना, कि क्या तुमने खाना नहीं खाया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, हाँ, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, तो उसमें बीच में क्वेश्चन भी है और साथ में नेगेटिव भी है, तो होगा अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद हम पुट कर देंगे। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि डू और डज लग रखा है। और वैसे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई ऐसे एस नहीं आता, हमने सीखा है ये भी। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भी उतना ही जरूरी है जितना सेंटेंस को सही तरीके से सिंटेक्स में रखना। तो डू यू लाइक टी, अब सबसे पहले क्या आ गया, डू। डू क्यों आया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है और यू की वजह से डू आ रहा है, डज नहीं आ रहा है।
यू की वजह से डू आ रहा है, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है और साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन हो रहा है। डू यू लाइक टी? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं यस या नो। ठीक है, डज ही लाइक टी? अब देखो डज लगा है इसीलिए लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा। डू के साथ भी कोई भी हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, उनमें सब में एस या ईएस की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं लगाते, जरूरत क्या होती ही नहीं, लगाते ही नहीं। डू दे लाइक टी, अब दे के कारण डू आ गया, टी के कारण डज आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले चला गया, तो इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और यही इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ है, मतलब आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तो वो क्वेश्चन वर्ड आपका डू या डज से भी पहले आ जाता है, बस इतना फर्क है। चाहे किसी भी तरह का आगे जितने भी हम टेंसेस करने वाले हैं उन सब में इसी तरीके से काम होने वाला है कि हेल्पिंग वर्ब आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है, डब्ल्यू और एच वाला जो मैंने बताया था, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, विच, है ना, तो हु लिखा था मैंने यहाँ पे, हु, ये जो वाई, होम, ये जो वर्ड्स हैं ये सबसे पहले आ जाएंगे। जैसे वेयर डू यू लिव, अब सबसे पहले क्या आया? क्वेश्चन वर्ड वेयर, फिर क्या आ गया? डू। डू क्यों आया? क्योंकि यू है भाई यहाँ पे, और यू के साथ डू लगता है, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ ये जरूरी है कि आप डू लगाओ, क्यों? क्योंकि यू की बात हो रही है। तो फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, यहाँ ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा तो मुश्किल होती जाएगी, फिर बोलेंगे कि हमें टेंस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितनी भी प्रैक्टिस आप लोगों को प्रिस्क्राइब की गई है टेलीग्राम चैनल पर, हालांकि वो सॉल्व है, बिना उस सॉल्व पार्ट को देखे आप सारी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको टेंसेज जो है पूरी तरह से आ जाएगी, लेकिन वो सारी करनी पड़ेगी, उतनी करने से ही आ जाएगी। सो हाउ डज ही सॉल्व दिस, है ना। अब क्या लगाया? हाउ। हाउ के बाद डज लगाया। डज क्यों लगा? क्योंकि भाई सब्जेक्ट हमारा ही है। सब्जेक्ट ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, कैसे ढूंढते हैं वो मैंने पहले वीडियो में बताया था, अब देख सकते हैं उसे जाकर कैसे कैसे सब्जेक्ट ढूंढने की, सब्जेक्ट कहाँ है, कौन सी चीज सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। सॉल्व क्या है? मेन वर्ब है। दिस क्या है? ऑब्जेक्ट है। डज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। हाउ क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। अब इसको तोड़ना आना चाहिए। यहाँ मैं तोड़ना नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वो चीज कैसे पता चलेगी, इसके बारे में मैंने पहले 3 जो वीडियोस हैं ग्रामर के, उसमें डिटेल में बात करी हुई है। सो हाउ डज ही सॉल्व दिस, वो इसे कैसे सॉल्व करता है, ता है। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट डू दे लाइक, वो क्या पसंद करते हैं, तो इसमें क्या गया? व्हाट डू दे लाइक। व्हाट मीन्स क्या। अब डू क्यों लगा? क्योंकि दे है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज में से एक लगता है, तो क्या लगेगा? दे के किस में? डू लगेगा। लिख दिया हमने, यहां भी ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई नहीं है तो सेंटेंस यही खत्म हो गया। व्हाट डू दे लाइक। तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कर सकते हैं। अब थोड़ी प्रैक्टिस करके देखते हैं, थोड़ा आसान और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको टफ करते जाएंगे। मैं अपना पार्ट याद करता हूं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सेंटेंस की पहचान करनी है। पहचान करने के लिए हम उसके एंड पार्ट में देखेंगे। एंड में हमने देखा कि यहाँ पे ता हूं लगा है, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हम देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं है, मैं मींस आई है। अब अगर आई है तो आई के साथ वर्ब, अब नेगेटिव तो है नहीं, ये क्वेश्चन भी नहीं है, आई के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। क्या लिखूंगा मैं? आई लर्न माई लेसन, दैट्स ऑल। जब लगेगा यार इतना छोटा हो गया, छोटा नहीं हुआ भाई, इंग्लिश में इसी तरीके से बनेगा। मैं, आई, अपना, माई, पाठ, लेसन। याद करना जो कि हिंदी के सिंटेक्स में लास्ट में है वो पहले आ गया। अब करने का पार्ट जो है, करता हूं वाला जो पार्ट बना वो वर्ब की पहली फॉर्म से बना, उसकी वही आया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब जो है वो सही लग गया। इसी तरीके से सीता एक मधुर गाना गाती है। अब सीता है यहाँ पे, है ना। पहले तो हमने ये देखा कि कौन सा टेंस है जी, ती है। ती है मतलब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिर देखा हमने, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सीता। अब सीता थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो गाने के लिए उसके साथ उसे एस लगाना पड़ेगा। सीता सिंग्स। अब सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस लगाया। अब जो बाकी मधुर गाना है उसका जैसे मर्जी बना दो, स्वीट सॉन्ग। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। उसके बाद जब तुम एक पत्र लिखते हो, ते हो। अब देखो ते हो से एंड देखा हमने सेंटेंस का, क्या देखा? एंड में हमने देखा कि भाई ते हो लगा। ते हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वहीं पे रूल देखेंगे। रूल क्या है? रूल है एस या ईएस लगता है। सो यू राइट अ लेटर। तुम है, तुम मतलब सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, तो यू के साथ हमने पहली फॉर्म लगा दी। इसी तरीके से मैं अपना पाठ, वे अपना पाठ याद करते हैं। अब ते हैं से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब सब्जेक्ट क्या है? वे का मतलब दे। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, दे लर्न देयर लेसन, राइट। इसी तरीके से वह स्कूल जाता है। अब वह है
जाता है, ता है से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, ही मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, और वर्ब गो है तो गो के साथ एस नहीं आएगा, ई एस आएगा। क्या बन जाएगा, गोज। क्या बना सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल। इसी तरीके से तुम हॉकी खेलते हो, ते हो से हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या हो गया, वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी। और वी है, हम का वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्ले लगेगा। तो इस तरीके से आप जो है वो पहले पहचान करेंगे, फिर रूल के हिसाब से उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को जो है वो अप्लाई करेंगे और सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट, थोड़ा सा अगर सेंटेंस लंबा हो जाता है, जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं, नेगेटिव हो गया, तो आई के साथ आपने देखा करता हूं, क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर आपने देखा कि भाई यहाँ तो नहीं भी है, नहीं मतलब नेगेटिव है। फिर आपने देखा सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो आई हो गया। आई के साथ नहीं के केस में क्या लगता है, डू नॉट, तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन, आसान हो गया। इसके बाद हमने देखा वह एक पत्र नहीं लिखता है, अब देखा हमने ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर देखा कि नेगेटिव भी है, इसका मतलब है डू नॉट, डज नॉट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब ही है, तो अगर ही है तो उसके साथ डज नॉट लगेगा, और डज नॉट लग गया तो वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी। वैसे भी नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की पहली फॉर्म ही लगती है, ठीक है। इसके बाद ऐसा ही नेगेटिव सेंटेंस, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। अब गाती है से हमें पता चल गया, ती है से पता चल गया कि क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव है, और सीता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ डज नॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन टेंसेस को, तुम स्कूल नहीं जाते हो, ते हो से हमें पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और फिर हमने सब्जेक्ट देखा कि तुम हो, तुम मतलब यू, और नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट आएगा, यू के साथ डू लगता है, डू नॉट आएगा। इसी तरीके से वह कभी झूठ नहीं बोलता है, अब बोलता है, ता से हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वह का मतलब ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वो क्या हो जाएगा, टेल्स आ जाएगा। अब टेल्स तो यहाँ पे आ गया, लेकिन कभी नहीं के केस में नेवर वर्ड यूज कर दिया, नॉट नहीं हुआ, नेवर यूज हो गया। तो इसमें क्या हो गया, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ही डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलता है, तो अगर हम इसको लिखेंगे ही डज नॉट टेल अ लाई, अगर तो हमने डज नॉट यूज किया, ठीक है, अगर तो हमने डज नॉट यूज किया, तो डज नॉट यूज किया तो टेल लिखेंगे, लेकिन यहां हमने डज नॉट यूज नहीं किया, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस नेवर के साथ बन रहा है, नेगेटिव जरूर है, नेवर के साथ बन रहा है, लेकिन क्योंकि डू और डज का यूज इसमें नहीं हुआ है, इसलिए हमें एस लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये ध्यान रखना है, जहां नेवर का केस होता है वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, जो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, अगर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, तो रूल रेगुलेशन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाले लगेंगे। ये थोड़ा ट्विस्ट है, इसको जरूर ध्यान रखना है, और ऐसी प्रैक्टिस आपको वहां जो चैनल पर पीडीएफ अवेलेबल है वहां पर इसके बारे में स्पेशल प्रैक्टिस जो है वो दे रखी है। फिर जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, क्या वह किताब पढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ ढ आना चाहिए, ऐसे वाला थोड़ा गलत हो गया, क्या वह किताब पढ़ता है, ऐसे वाला। तो डज ही रीड अ बुक, अब देखा हमने ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और क्या है, क्वेश्चन है भाई, तो क्वेश्चन है तो इसका मतलब है सब्जेक्ट देखेंगे वह है, तो वह के हिसाब से हमें डू या डज जो है वो सबसे पहले लगाएंगे, तो ये वह ही है, तो ही के हिसाब से क्या आएगा, डज आएगा। क्या बन जाएगा, डज ही रीड अ बुक, साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना है लास्ट में, उसको नहीं छोड़ना है। इसके बाद आ गया, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, कलम मीन्स पेन, देता हूं, ता हूं से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो साथ में हमने देखा कि भाई ये तो क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है तो डू और डज आएगा, और आएगा सबसे पहले क्या आएगा, डू आएगा, ये डज आएगा, इसके लिए सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट है मैं का मतलब आई, और आई के साथ आता है डू, ठीक है। डू आई गिव यू अ पेन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, प्यार करती है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पता लग गया, साथ में क्वेश्चन है, ठीक है। देखा तुम्हारी माँ, योर मदर, अब योर मदर क्या है, सब्जेक्ट है, तो वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तुमसे पूछ रहे हैं तो तुम सेकंड पर्सन हो, मैं पूछ रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, और जिसके के बारे में पूछ रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ डज आएगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है मदर। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है, वह यहाँ क्यों आती है, तो क्यों आती है का जवाब देना पड़ेगा, यस नो से काम नहीं चलेगा, तो क्यों के लिए वाई होता है, और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर वह यहाँ पे लड़की के लिए यूज हुआ है तो वो शी आएगा, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ डज आएगा, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो सिंटैक्स आपका सही होना चाहिए। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, चाहते में चाहिए है ना, चाहते हो, ते हो से पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अब भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें हमें सब्जेक्ट जो है, सॉरी सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज आएगा। सब्जेक्ट क्या है, तुम का मतलब यू, अब यू के साथ क्या आता है, डू, है ना, तो विच बुक डू यू वांट,
तो यहाँ पे आप इस तरीके से बनाएंगे, विच बुक डू यू वांट, कौन सी किताब चाहिए तुम्हें। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं और उनको कर सकते हैं। थोड़े लंबे सेंटेंसेस अगर हम इसमें करके देखेंगे, हम देखेंगे कि वह स्कूल के बाद बाहर नहीं खेलती है। अब देखो लंबा सेंटेंस हो गया। एंड से पहचानेंगे, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई। बस ये देखा और उसके बाद जुट गए एकदम से किसको ढूंढने में, सब्जेक्ट क्या है, वह है, शी है, लड़की है, उसी के साथ डज नॉट आ जाएगा, बाकी सेम, और बाकी चीजें सब ऑब्जेक्ट में जाएंगी। शी डज नॉट प्ले आउटसाइड द स्कूल, ये देखो जो बोर्ड में कर रखा है सिर्फ यही है टेंस के हिसाब से, बाकी कुछ नहीं है। यहां भी देखिए इतना लंबा सेंटेंस है, आप यहाँ सब्जेक्ट देखिए, ती है से पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट ढूंढा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री किया और बाकी सारी चीजें चली गई ऑब्जेक्ट में, तो वो शी डज, ये है सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिससे हमें टेंस का पता चल रहा है। बाकी सारी चीजें तो हर जगह सेंटेंस में आ सकती हैं, जो मेन गलती है वो यही होती है लंबे सेंटेंसेस में भी। तीसरे सेंटेंस में हमने देखा कि ते हैं, ते हैं से पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखा सब्जेक्ट क्या है जी, हम है, तो हम मतलब वी, और बात छुट्टियों में घूमने की हो रही है तो घूमने के लिए ट्रैवल वर्ड होता है, तो वी के साथ तो वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, लगा दी हमने, दैट्स ऑल। यहां तक हमारा टेंस जो है वो सही हो गया, बाकी सारी चीजें जो है वो आगे पीछे चली जाएंगी ऑब्जेक्ट में। यहां हमने देखा हम रविवार को अपने परिवार के साथ मंदिर जाते हैं, ते हैं। अब ते हैं से हमें पता चल गया क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और किसकी बात हो रही है, हमारी। हम क्या है भाई, हम फर्स्ट पर्सन है, तो हमारे साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लगा दी, सेंटेंस बन गया। यहां तक हमारा टेंस सही हो गया, बाकी सारा का सारा जो है वो प्रेडिकेट में आगे वाले पार्ट में आ गया। ऐसे यहाँ भी कुछ सेंटेंसेस दे रखे, जैसे ती है, इनको आप वीडियो को पोज कर सकते हैं, ता है, यहाँ पर आप वीडियो को पोज करके ते हैं, उसमें सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री करके वर्ब लिखिए, डू डज की जरूरत पड़ती है तो वो लगाइए, कौन सा आएगा, कहाँ आएगा, सिंटेक्स के हिसाब से उसको बनाइए, वीडियो को पोज करिए, उन सेंटेंसेस को बनाइए, फिर वीडियो के साथ उनको चेक करिए कि क्या आपका सही है या जो आपने मन में सोचा वो गलत है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर ये है, यहाँ आप एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पर टेंस को ढूंढेंगे, ता है, ती है, ते है। उसके बाद चेक करेंगे कि सेंटेंस नेगेटिव है, सिंपल है या इंटेरोगेटिव है, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, उसके सब्जेक्ट में नंबर और पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। उसके बाद उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो वर्ब को लगाएंगे, स्टार्टिंग में, बीच में, जहां भी लगाना है सेंटेंस के हिसाब से, और उसके बाद उस सिंटेक्स को फॉलो करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने इस वीडियो में सिर्फ रूल्स सीखे हैं। इन रूल्स सीखने से आपको टेंस नहीं आ जाएगा, मैं बता दूं आपको क्लियरिटी के साथ। यहाँ आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी भी टेलीग्राम चैनल पर इस टेंस के रिगार्डिंग जितनी प्रैक्टिस दे रखी है एक सिंगल फाइल में, उसको जरूर पढ़िए, जरूर करिए। जितना मर्जी टाइम लग जाए आपका, 15 दिन लग जाए, महीना लग जाए, एक ही टेंस को सीखने में लगाइए। लंबा वीडियो है, ध्यान से देखिए, इसको देखने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने ये सारा वीडियो देखा है और प्रैक्टिस नहीं करी है। तो किसी भी टीचर के पास ऐसी कोई पुड़िया नहीं है कि जिससे वो आपको दे देगा और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। और याद रखिएगा, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छे से यूज करने आता है तो 50% ऑलमोस्ट इंग्लिश जो है वो आपको आ जाती है। तो आज के टेंस के इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में इतना ही। कैसा ये वीडियो लगा आपको, कितना आपने सीखा, जरूर कमेंट करके डालिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में हम और अच्छे तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट कर सके। अगर कोई कमी रह गई है तो बहुत सारी एक्सरसाइज उसके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिल जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।